विदुषी, लक्ष्य, हेमांग। यस हाँ मैम। मैम। लास्ट क्लास की जो यस मैम। पीडीएफ भेजी थी उसमें ये क्वेश्चन रहा होगा ना? यस मैम डालोगे। करा था? नो मैम नहीं पता। क्यों? आपको तो होमवर्क भी नहीं मिल रहा है अभी कुछ। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे मैम दे दो। मैंने पीडीएफ एक्चुअली खोली ही नहीं थी। क्यों? आपने जो वो भेजे थे ना क्वेश्चंस, मैं उनको देखने लग गया था। लगा अच्छा, वो देखना है। तो वो तो अभी करने नहीं थे, वो तो मैंने बता दिया था ना आपको मैसेज में कि वो शीट आपको बाद में करनी है। यस मैम। विकास, चैप्टर नंबर 1 में अभी हम लोग कंसंट्रेशन वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन वाले पार्ट में नॉर्मेलिटी बचा हुआ है, बाकी सारे हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कंपोजिट प्रॉब्लम्स करेंगे। कंपोजिट का मतलब जिसमें कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के जो यस इंटर कन्वर्जन होते हैं। तो यस मैम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज नॉर्मेलिटी रह गया था विदुषी, है ना? कंसंट्रेशन में बाकी सारे अपने हो गए थे। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और ट्राई करके मेरे को आंसर आप लोगों को बताना है ना, अगली क्लास में। होमवर्क वाले मैम। हाँ। और आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं अपनी हो गया मैम। लैंग्वेज में? यस मैम। बना रहे हैं यस मैम। यस मैम। अपनी लैंग्वेज यस में? मैम। तो उनका आप मेरे को पीडीएफ बना के भेजो। जितना बनाते जाओ, 2-2 दिन के वर्क का पीडीएफ बना के भेजा करो जरा। मैं देखूँ आप लोग कर कैसे रहे हो, कि अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा मैं बताऊँ आपको। ओके मैम। ठीक है, जो भी आप बना रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। मैम मेरा लेक्चर 10 तक बना होगा। तो आगे बना लो। ठीक है मैम। ठीक है, जितना बना है पहले उसको भेजो, देखो सही से बना रहे हो कि नहीं बना रहे। नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन में हम लोग डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट करते हैं इसको। और जैसा कि हमने मोलैरिटी में बात करी थी, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर, यही बात करते थे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी में मोल्स की जगह नया टर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution, that is called normality। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मोल्स तो हमें निकालने आते थे, गिवन मास बाई मोलर मास हम लोग कर लेते थे, अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्राम इक्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है। अब ये जब ग्राम इक्यू हम निकालते हैं तो जैसे मोलर मोल्स निकालते थे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते थे, यहाँ पे एक नया टर्म आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, या कभी कभी इसको इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी के भी अगर यस मैम। ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना होता है? उसका जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना पड़ता है? इक्विवेलेंट मास करना पड़ता है, या इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब क्वेश्चन में मास आपको गिवन होगा
और इक्विवेलेंट मास निकालना हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। वॉल्यूम लीटर में कन्वर्जन आपको आता ही है। यूनिट की अगर बात करें, नॉर्मेलिटी की अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर आपका ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्यू पर लीटर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। जैसे मोलैरिटी की होती थी मोल्स पर लीटर, इसकी हो जाएगी ग्राम इक्यू पर लीटर। ठीक। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी की अगर बात करो तो क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगा मैम, हाँ क्योंकि मास है। नहीं, वॉल्यूम है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वॉल्यूम के ऊपर। अगर किसी के भी फॉर्मूला में वॉल्यूम इंक्लूड है तो यहाँ पे लीटर्स आ रहा है ना, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि नॉर्मेलिटी ऐसे आ रहा है ग्राम इक्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं आपको। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नॉर्मेलिटी कम होगी, वॉल्यूम कम करोगे तो नॉर्मेलिटी बढ़ेगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज आपको दिया हुआ है 4 ग्राम्स NaOH डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन। सबको आवाज़ क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपको कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी और EM ऑफ NaOH दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है 40। तो क्या करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी के लिए, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू GM बाई EM गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर्स। क्वेश्चन में देखो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 4 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन में गिवन है 40। वॉल्यूम इन लीटर कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर्स को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया, 1/5 आ गया। .2 यस मैम। ग्राम EQ पर लीटर यूनिट हो जाएगा। अब सपोज आपको केवल सब्सटेंस दे दिया और आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है, इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो पहले इक्विवेलेंट मास होता क्या है उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कभी आपने इसको? आप में से किसी ने पढ़ा है कभी इसको? नहीं पढ़ा है। विकास पढ़ा है आपने, सुना है ये? सुना है, फॉर्मूला नहीं आता। अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालना है हमको। तो देखो सपोज कोई एटम का निकालना है, एटम का यूज़ नहीं आएगा फिर भी बता देते हैं। इक्विवेलेंट मास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से निकाला गया, कैसे निकाला गया? इन्होंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से उसका कितना मास कंबाइंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो एटम के केस में क्या होता है, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड में आप कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास निकालो। किसका निकालना है आपको? कैल्शियम का EM निकालना। ठीक है,
तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की कंस्ट्रक्शन आप देखो, इसका वो देखो, तो 1 मॉलिक्यूल में आपको 1 कैल्शियम दिख रहा है और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। इतना तो सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसका मतलब ये कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 14 AMU। अगर ग्राम में ले लो, मोल के लिए ले लो तो 14 ग्राम हो जाएगा। ये 14 ग्राम है। और 1 ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। इसका मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 40 ग्राम कैल्शियम से। इतनी बात क्लियर है? और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट का पार्ट, उसको बोलते हैं। तो अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से निकालो आप इसमें, तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि 20 ग्राम आ जाएगा क्या? यस मैम। तो कैल्शियम का EM क्या हुआ इस केस में? 20। क्लियर है? एटम के लिए ऐसे निकालते हैं। दूसरी एक और कंडीशन है एटम के लिए, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट विद 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से अगर रिएक्टेड अमाउंट आपको पता हो किसी एलिमेंट का, तो वो होता है उसका इक्विवेलेंट मास। मतलब हाइड्रोजन को भी आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दैट डिपेंड्स। अगर हाइड्रोजन से रिएक्टेड अमाउंट पता है आपको तो आप उससे भी निकाल सकते हो। और तीसरा होता है क्लोरीन से भी निकालते हैं, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो तीनों से तरीका वही है कि आपको जो भी अमाउंट गिवन हो उसको देख लो। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था पहले वाले एग्जांपल में, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने देखा कि 40 ग्राम कैल्शियम आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो होता है वो 8 ग्राम से रिएक्ट करने वाला होता है। तो 8 ग्राम से कितना रिएक्ट कर रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्विवेलेंट मास। अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्लोरीन का कोई कंपाउंड बना रहा है वो, तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। और किसी में अगर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग दिया है तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। सबको क्लियर है? ये काम नहीं आएगा, आपने फिर भी पढ़ लिया। इक्विवेलेंट मास होता क्या है वो पढ़ लिया इनिशियली। अब हमें चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए एसिड का, वो चाहिए बेस का, वो चाहिए सॉल्ट का। 3 काम आते हैं अपने। तो अगर अपने को एसिड का निकालना, ठीक है, एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं? देखो, EM ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय N फैक्टर। N फैक्टर एसिड के लिए बोला जाता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ से आपका EM निकलेगा एसिड का। और फिर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। अगर एसिड का केस दिया हो नॉर्मेलिटी के लिए तो यही फॉर्मूला होगा। यहाँ पे EM किसका आ जाएगा? एसिड का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने इतना तो समझ लिया कि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है एसिड का तो उसका मोलर मास कैलकुलेट करो और उसकी बेसिसिटी देखो कितनी है, वो बेसिसिटी से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। और फिर आपको जो भी अमाउंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लोगे। अब एक नया टर्म आ गया N फैक्टर, या उसी को बेसिसिटी बोल रहे हैं एसिड के केस में। N फैक्टर अलग अलग होता है। एसिड के केस में बेसिसिटी बोलते हैं, बेस के केस में एसिडिटी बोलते हैं, और सॉल्ट के केस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो एक एक का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं।
पहले अब नया टर्म आ गया हमारे पास बेसिसिटी, तो बेसिसिटी देखते हैं क्या होती है। अगर हमें एसिड की बेसिसिटी देखनी है तो एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो कितने H प्लस देता है, वो होती है उसकी बेसिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को, तो HCl ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस देता है। यहाँ पे अगर इसके 1 मॉलिक्यूल को देखो तो इसने कितने H प्लस दिए हैं, 1 दिए हैं ना, तो यानी HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। या n फैक्टर अगर बोलो तो कितना हो गया, 1। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है HCl का, तो HCl का मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर करेंगे। मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1 है, तो अगर इसका मोलर मास निकालो तो कितना आता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का होता है आपका 35.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36.5। तो बेसिसिटी अगर 1 है तो आप देख रहे हो कि इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। क्लियर कितनी बार? अब आप बोलोगे कि बेसिसिटी तो एसिड के मॉलिक्यूल को देख के पता लग जाएगी। कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल तो दे रहा है 3, 4 H प्लस, लेकिन असली में वैसे नहीं देते। ठीक है, जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जब ब्रेक होता है तो 2H प्लस देता है। तो यहाँ पे अगर n बात करो बेसिसिटी की तो 2 हो जाएगी। अगर हम देखते हैं H3PO4 को, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, तो ये 3H प्लस देता है। तो ये 3H प्लस दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक और एसिड होता है H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस। हाँ, फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 है, लेकिन बेसिकली जब ये ब्रेक होता है तो ये 2H प्लस है। ठीक है, तो यानी बेसिसिटी यहाँ पे क्या हो गई, 2। तो कुछ की आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो हमें कैसे पता लगेगा। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इनके, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको याद रखना। जैसे एक और एसिड है फॉस्फोरस का H3PO2, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। जो कंपाउंड अपने सामने आते जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके नेम याद करते जाते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, एक साथ सारे नहीं याद होंगे। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये जब ब्रेक होता है तो इसमें आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन केवल 1 H प्लस देता है। ऑक्सीजन से जो अटैच रहता है वही निकलता है ना? हाँ, ये H प्लस 1 ही देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा जितने H प्लस आपको मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं उतनी होती है उसकी बेसिसिटी। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड की अगर बात करो तो एसिटिक एसिड जब ब्रेक होता है तो ये वाला H प्लस नहीं देता है, ये वाला केवल देता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीज़न को भी समझ लेते हैं साथ के साथ कि रीज़न क्या होता है भाई, कि 3H प्लस 3H दिख रहे हैं, लेकिन ये दे कितने रहा है, केवल 1 H। तो रीज़न इसका ये है कि H प्लस के फॉर्म में वो निकलते हैं, H प्लस फॉर्म
में एलिमिनेट वो होता है विच इज इन OH बॉन्ड। जो OH बॉन्ड से अटैच होगा वही H प्लस निकलेगा, जो किसी और एटम से अटैच होगा O के अलावा वो नहीं निकलता है। जैसे अगर हम H3PO4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे कभी कभी बुक्स में, क्योंकि कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर दिया गया है, पुराने ज़माने में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट था। अभी जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट को भी डबल बॉन्ड की तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर मिल सकता है। यहाँ पे और लिख देते हैं, ऐसा भी होता है और ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, तीनों किससे अटैच हैं? O से अटैच हैं। देख पा रहे हो आप लोग, OH के फॉर्म में। तो जितने भी हाइड्रोजन आपके होंगे जो OH फॉर्म में होंगे वो निकल जाएंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी हुई कितनी? 3। अब इसके बाद जो मैंने बताया था फॉस्फोरस एसिड बताया था ना, H3PO3, इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि 2 ही OH बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। एक जो हाइड्रोजन होता है वो P से अटैच होता है, वो O से अटैच नहीं होता। तो जो भी ऑक्सीजन से अटैच होगा केवल वही बाहर निकल सकता है डिसोसिएशन। तो यहाँ पे देखो OH वाले कितने हैं हाइड्रोजन? 2 है ना, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, या N फैक्टर क्या हो जाएगा? समझ आ रही है बात सबको? कोई दिक्कत हो तो बोल देना। अब ये H3PO2 है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो इसमें केवल एक ही OH बॉन्ड हमें मिलता है। ठीक है, बाकी जो दोनों H हैं वो फॉस्फोरस से अटैच हैं। जो फॉस्फोरस से अटैच होगा वो ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेक होके निकलता नहीं, केवल ये वाला निकलेगा। इसलिए यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो गई, या N फैक्टर क्या हो गया? क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 2-3 स्टेप पे हमें जाना है। 2-3 स्टेप का मतलब क्या है कि जैसे हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो ग्राम EQ निकालना है, वॉल्यूम पता होना चाहिए, ग्राम EQ के लिए गिवन मास पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम। और ये जो इक्विवेलेंट मास है इसको निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? N फैक्टर पता होना चाहिए, तब हम निकाल पाते हैं इक्विवेलेंट मास। अब करें एक क्वेश्चन एसिड का, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, .9 ग्राम H2SO4 sulfuric acid is dissolved in 20 ml of solution. Calculate normality. ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करें, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, GM/EM मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है बात? EM को तोड़ के लिख लो, EM होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। अब ये सारी वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम निकाल लेंगे। अभी अभी मैंने बताया आपको कि H2SO4 2H प्लस देता है, तो यानी इसके लिए N फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। यस और नो? यस मैम। ठीक है,
एन फैक्टर हमको पता चल गया। अब गिवन मास है 4.9 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास निकाल लो अलग से। मोलर मास निकालने के लिए सबके एटॉमिक मास से इसको प्लस कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो गया। सल्फ़र 32 है, सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे टोटल तो ये 98 है। 98 यहाँ पे रख लेते हैं। एन फैक्टर यहाँ पे 2 आपको पता ही चल गया। वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा? 20 ml है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 50 आ गया, ये 100 आ गया, 100 आ गया तो ये आ गया 490 डिवाइडेड बाई 98। 49 से अगर करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 5 आ जाएगा। सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलो। विकास क्लियर हो गया? विकास, हेमांग, विदुषी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये एसिड के लिए हो गया। अब एसिड का कोई भी केस हो, अगर हमें बेसिसिटी पता है तो हम लोग निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी आराम से। अब बेस के लिए देखो, बेस अगर हम लेते हैं तो बेस में नंबर ऑफ OH माइनस है। गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी वर्ड यूज किया है। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और इसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर। तो जो बेसेस होते हैं उसमें जितने OH आपको दिख रहे हैं वो सारे मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा। जितने OH आपको मॉलिक्यूल में दिखेंगे उतने OH वो देगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NaOH है तो इसमें OH कितने दिख रहे हैं? 1 OH दिख रहा है आपको। एन फैक्टर क्या आ गया इसका? 1। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए भी 1 दिख रहा है। जैसे BaOH होल ट्वाइस है तो ये 2 देगा, तो इसके लिए N क्या आ जाएगा? एसिडिटी क्या आ जाएगी? 2। AlOH होल थ्राइस ले लो तो एसिडिटी क्या आ जाएगी? 3। क्लियर है? यस मैम। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप ले लो 20 ग्राम AlOH होल थ्राइस, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर दिया है 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकाल, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं। हेमांग बताइए कैसे करें? चलो हेमांग से स्टार्ट करें। मैम जो 20 ग्राम ऑफ AlOH हो मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसको 20 को ऊपर रखेंगे। हाँ, अपॉन गिवन मास हो गया। हाँ, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे Al होल ट्वाइस मतलब हाइड्रोक्साइड का, उसका निकाल लेते हैं। 1 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्युमिनियम का होता है 27 और ये 3 हैं आपके। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 17 3 कितना होता है? 51। 78 होगा मैम मॉलिक्यूलर मास इसका। 78 आएगा। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 78। OH कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। इसका मतलब एन फैक्टर कितना होगा? 3। तो 78 डिवाइडेड बाई 3 कर दें और वॉल्यूम इन लीटर ले लेते हैं। वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1 लीटर। 3 ऊपर चला जाएगा तो 60/78 आ जाएगा आंसर।
ग्राम EQ पर लीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब बात हो गई, देखो बात कर ली हमने एसिड की, बात कर ली हमने बेस की, दोनों के केसेस में नॉर्मेलिटी हमने निकाला। अब अगर हमारे पास सपोज क्वेश्चन में कोई सॉल्ट दिया है, एसिड बेस नहीं है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सॉल्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या? सॉल्ट अगर गिवन है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, GM/EM मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये चीज़ तो सेम रहेगी। EM कैसे निकालेंगे सॉल्ट के लिए? इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर, और यहाँ पे सॉल्ट के केस में N फैक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज। वर्ड लिख दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं N फैक्टर। तो कैसे? जैसे मान लो हमारे पास NaCl है सॉल्ट, ठीक है, इसको डिज़ोल्व किया गया, तो यहाँ पे अगर देखो NaCl ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा क्या? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +1 हो गया। तो इसका मतलब इस केस में अगर NaCl का केस है तो N फैक्टर हो गया आपका 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो CaCl2, तो CaCl2 ब्रेक होता है Ca+2 और 2Cl माइनस में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर देखो तो 2 यूनिट है, +2 है, N फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। इसके केस में अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करेंगे? इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कैल्शियम का होता है 40, इसका 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जैसे मान लो Ca3PO4 होल टॉइस आ गया आपके पास, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जब ब्रेक होगा तो Ca3, कैल्शियम के 3 आयंस है, तो देखो ये क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, PO4 के 2 होंगे -3। तो अगर यहाँ पे हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है तो देखो कैल्शियम पे +2 है, लेकिन एक कैल्शियम पे 3 पे अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा दिस। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें क्या हो गया? मोलर मास डिवाइडेड बाई 6। देख पा रहे? टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं 1 मॉलिक्यूल में कितना है। हम इसके लिए आयंस खूब सारे याद करने पड़ेंगे ना? हाँ, PO4 -3 में माइनस से तो मतलब नहीं है, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है तो आपका काम है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे, नॉर्मेलिटी पे। अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी रिलेशन होता है। अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है तो आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ये भी मालूम होना चाहिए क्योंकि इसको भी यूज़ करना पड़ता है। सीधा क्वेश्चन है तब तो, ये तो कोई पीछे की स्लाइड को, सीधा क्वेश्चन है तब तो हम लोग कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन भी आना चाहिए।
कन्वर्जन भी बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस the relation between normality and molarity। ठीक है, मान लो आपको नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी। तो इसके लिए याद रखेंगे नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर आपको निकालना बता ही दिया, कैसे देखोगे आप n फैक्टर। क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो क्वेश्चन में, जैसे आपको लिख दिया सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी नॉर्मल बोल रहे हैं ना, इसका मतलब उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है हाफ। जैसे कहीं लिख दिया आपको डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी, डेसी का मतलब होता है 1/10, उसकी नॉर्मेलिटी हो गई 1/10। सेंटी बोल दिया, सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी हो गई 1/100। ठीक है, और कहीं लिखा हुआ है नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी उसके आगे नहीं लिखा है, नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दिया, तो नॉर्मेलिटी हो गई 1। ऐसे बोल दिया पेंटी नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी हो गई 5। ये कुछ टर्म्स याद रखेंगे, क्वेश्चंस में कभी कभी नॉर्मेलिटी ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं, तो अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। मैम पेंटी नॉर्मल में 5 होगा या 1/5 होगा? पेंटी में 5, नॉट 1/5। ठीक है, ओके मैम 1/5 के लिए भी कुछ है क्या? होगा जरूर, देख के बता दूंगी, मतलब अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा। तो डेसी के लिए 1/10 और पेंटी के लिए फिर 5 हो जा रहा पेंटी है। के लिए 5। एक मिनट मैं चेक कर लूँ, कभी कभी दिमाग में कुछ चीज़ें गलत भी फील हो जाती हैं। चलो, इसको देखने में टाइम ख़राब नहीं करते, मैं एक बार इस पे स्टार लगा देती हूँ, तो इसको हम लोग चेक करके ठीक कर लेंगे। वैसे पेंटी नॉर्मल मेरे ख्याल से 5 होता है इसको। ठीक है, आप करें इस पे कोई क्वेश्चन करके देखें। यस मैम। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0001 नॉर्मल सॉल्यूशन of HCl is given, volume of solution is 250 ml, calculate mass of HCl dissolved in it। ठीक है, इस बार क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे दी है आपको, वॉल्यूम भी दे दिया, और आपको मास निकालना है, गिवन मास निकालना है, जीएम जिसको हम लोग बोलते थे वो निकालना है HCl का। ठीक है, और आपका सोल्यूट कौन है, HCl है। तो हम लोग मूव करें, क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। 0.0001 ये नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ आपका 250 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर देते हैं पहले, तो 1/4 आ जाएगा।
अब मास निकालना है आपको तो फॉर्मूला लगा दो भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू GM बाई EM वॉल्यूम इन लीटर, यही तो करते थे। GM तो आपको निकालना है गिवन मास, वॉल्यूम इन लीटर हो गया 1/4, EM अभी निकाल के कैलकुलेट करके रख लेते हैं। वन बाई 4 का 4 ऊपर चला गया। EM निकालते हैं, HCl है ना क्वेश्चन में, तो HCl के लिए n फैक्टर क्या होगा? 1 1 HCl के लिए क्योंकि एक ही H प्लस देगा तो n फैक्टर हो जाएगा 1। तो EM निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाई n, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब EM इज इक्वल टू इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। मोलर मास निकाल लो HCl का, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो दोनों को ऐड कर दो 36.5 आ जाएगा। EM कितना है 36.5, और नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में आपकी दी हुई थी, यही थी ना, तो GM निकल आएगा। यस मैम। ग्राम में आ जाएगा ये। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 ml of 0.02 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखो पूछा क्या है, इसमें पूछा इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आ गया। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, नॉर्मेलिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ml में है तो लीटर में कन्वर्ट कर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो गिवन डाटा है। अब निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए देखो हमें क्या क्या फैक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मोल कॉन्सेप्ट में था, अगर आपको 1 मोल है आपके पास किसी सब्सटेंस का, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं Na का मतलब होता है 6.022 10⁻23। अभी मोल कॉन्सेप्ट में फिर से पढ़ाऊँगी, अभी के लिए इतना डेटा याद कर लो कि अगर मोल आपका 1 है तो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम कहीं से मोल निकाल लें तो हमें मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे, मॉलिक्यूल्स निकाल लें, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूल का रिलेशन हमें मालूम है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मेलिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मोलैरिटी में। तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में जब कन्वर्ट करोगे तो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, मैंने बताया था आपको n फैक्टर, मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी हुई है कितनी, 0.02।
एन फैक्टर कितना होगा, कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। अब देखो जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ऑक्जेलिक एसिड में 2 H+ निकलते हैं, तो यानी एन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। अब आप बोलोगे ये हमें कैसे पता लगेगा, धीरे धीरे जब फॉर्मूला पता होगा तो आपको धीरे धीरे बेसिसिटी भी याद होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एन फैक्टर लगा दिया 2.01 आ गई मोलरिटी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग सोचते हैं मोलरिटी की डेफिनेशन, तो मोलरिटी होती क्या थी, मोलरिटी होती थी आपकी 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, वही होती थी मोलरिटी। तो अगर आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है, इसका मतलब 1 लीटर में मोल्स कितने हैं, इतने हैं। मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर मीनिंग देखें तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी इतनी है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.01 इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 1 लीटर अगर सॉल्यूशन का लेते हम तो उसमें मोल्स कितने होते हैं, 0.01। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास उस सॉल्यूशन के 1 लीटर ना होकर के कितने हैं, 100 ml है, ठीक है, कम है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि उसमें कितने मोल्स हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू आप 1000 ml बोल सकते हो। इसका मतलब 1000 ml सॉल्यूशन हैव 0.01 मोल्स, और क्योंकि क्वेश्चन में 100 ml दिया हुआ तो 100 ml सॉल्यूशन में मोल्स निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड से। मोल्स आ गए अपने पास, यस और नो? यस मैम। और अगर अपने पास मोल्स आ गए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास अगर मोल्स हैं तो आप मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। कैसे? 1 मोल में Na होते हैं, तो अगर आपके पास मोल्स हैं तो आप मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स निकालने तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na कर दो, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है। आंसर आपका आ जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है। कॉम्प्लेक्स क्या किया है? नॉर्मेलिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, और आपको मोलरिटी नहीं पूछी, आपको क्या पूछ लिया? मॉलिक्यूल्स पूछ लिया। तो हम इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, या इस क्वेश्चन का कैच क्या था अगर आप बोलो तो कैच ये था कि कई स्टेप में आपको काम करना पड़ा। नॉर्मेलिटी गिवन थी, पहले आपने मोलरिटी निकाली, फिर मोलरिटी से आपने मोल्स निकाले, और फिर मोल्स से आपने क्या निकाले? मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई? नॉर्मेलिटी से मोलरिटी निकालने के लिए हमने डिवाइड किया n फैक्टर से, तब हमारे पास आ गई मोलरिटी। फिर मोलरिटी से मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया? कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? सीधे सीधे मोल्स इज इक्वल टू ये होता है ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारे पास आ गए मोल्स, और मोल्स को मॉलिक्यूल में चेंज करना था तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। Na होता है एवोगैड्रो नंबर,
वैल्यू होती है 6.022 10 ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन के बेसिक स्टेप्स आप समझ गए कि किस यूनिट से किस यूनिट पे हम कैसे जाएंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दिया हो आप कर लो। मैम इसमें नॉर्मेलिटी, मतलब अगर हम मोलैरिटी नहीं निकालते और डायरेक्ट नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में डाल देते और वहाँ से गिवन मास निकाल लेते तो भी तब कर भी लो, हो जाता ना? तो भी कर लो। हाँ, तो मैम उसमें ऑक्सैलिक एसिड में 2H2O जो लास्ट में जोड़ा है आपने, उसको भी जोड़ते क्या गिवन मास में? हाँ, उसको भी जोड़ते, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ही वो होता तो मैम उसकी तरह लग रहा है, मतलब मैम ये तो सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता था, वाटर ऑफ एसिड में ये वाटर क्यों जुड़ा है? हाँ, एसिड में भी होता है। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, यानी कि एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। हाँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसका जब क्रिस्टलाइन फॉर्म देखोगे ना, ऐसे लिखा होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे, ठीक है। ओके मैम, इसका मतलब ये हुआ ना कि क्रिस्टलाइन फॉर्म रूम टेम्परेचर पे रहता है। हाँ, रूम टेम्परेचर पे रहता है। ओके मैम। हम लोग को लैब में मिलता है ना क्रिस्टलाइन, जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी पहले, तो उसमें लैब में मिलता था, तो हम लोग लैब असिस्टेंट से बनवाते थे इसको सॉल्यूशन। टाइट्रेशन करते हैं ना 11th-12th क्लास, तो उसमें लैब असिस्टेंट क्या करता है, इसको क्रश करता है, क्रश करने के बाद इसके क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करता है वाटर में, सॉल्यूशन बना के तब बच्चों को टाइट्रेशन होता है 11th-12th के सिलेबस में। आप लोग तो अभी क्या है कि 11th में ऐसे टाइम में आए हो, कोरोना चला गया तो कहीं आप लोगों को स्कूल की सूरत दिखाई दे, नहीं तो पता नहीं, लास्ट ईयर की तरह ही लग रहा है कुछ। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। यस। अब देखो, जैसे आपको एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपको मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है, ये दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। अगर आपको मिली मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। और अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करते थे, मोलैरिटी वॉल्यूम इन लीटर। अभी यही किया यहाँ पे पिछले क्वेश्चन, मोलैरिटी से जब मोल्स पे जाना था तो वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैरिटी में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स आ गए, ठीक है। अब मान लो हमें नॉर्मेलिटी पता है किसी सॉल्यूशन की और हमें वॉल्यूम पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं मिली इक्विवेलेंस। बोलते हैं मिली इक्विवेलेंस, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको MEQ। MEQ निकालना है अगर सॉल्यूशन का, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, ग्राम EQ बोलते हैं शॉर्ट में, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितनी क्लियर है बात? ठीक है, इसका मतलब m इंटू वी, m मल्टीप्लाइड बाई v होता है मोल्स या मिली मोल्स बोल सकते हो, और n इंटू वी होता है आपका MEQ, मिली। किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, तो अगर m मल्टीप्लाइड बाई v करोगे तो मिली मोल्स आएगा, और n मल्टीप्लाइड बाई v करोगे तो MEQ आएगा। इतनी बात क्लियर है?
यस मैम। अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मिक्सिंग करी जाती है तो क्या होता है। जैसे ये तो सिंगल सिंगल सॉल्यूशन दिया था ना, कोई एसिड का, कोई बेस का, कोई सॉल्ट का, ऐसे दिया हुआ। लेकिन अगर मिक्सिंग करते हैं तब क्या होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। मिक्सिंग के केसेस पढ़ते हैं। सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो मिक्सिंग 3 तरीके की कर सकते हो। मिक्सिंग आप ऐसी भी कर सकते हो कि एसिड में एसिड को ऐड कर रहा है, कोई एक एसिड है उसमें दूसरा एसिड ऐड कर दिया, तीसरा कर दिया, ठीक है। 3 एसिड्स को मिला के सॉल्यूशन बना दिया। दूसरी मिक्सिंग आप कर सकते हो, बेस में बेस ऐड करो, कोई बेस 1 है, कोई बेस 2 है, कोई बेस। तीसरी जो मिक्सिंग है उसमें एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है। ये एक एक भी हो सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, दूसरे की नॉर्मेलिटी, तीसरे की नॉर्मेलिटी दी होगी और वॉल्यूम भी गिवन होंगे, और बोलेंगे तीनों को मिक्स कर दे रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, सपोज पहला केस लेते हैं, एसिड में एसिड को मिक्स कर रहे हैं। मान लो पहला एसिड है, उसकी नॉर्मेलिटी N1 है और उसका वॉल्यूम है V1। दूसरे एसिड के लिए नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम है V2, और तीसरे के लिए N3 और V3 दिया हुआ है, ठीक है। तीनों को कर दिया मिक्स। तो मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी बोलते हैं NF और वॉल्यूम बोल देते हैं उसका VF। अब ये जो NF निकालना है वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा N1V1 प्लस N2V2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, N1V1 जो वैल्यू दी होगी प्लस N3V3, अगर और भी है तो और भी ऐड होता जाएगा, डिवाइडेड बाई V फाइनल होता है V1 प्लस V2 प्लस V फाइनल वही होगा जो टोटल सबको ऐड करोगे तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान लो जैसे 10 ml आपने ले लिया HCl, 20 ml ले लिया H2SO4, 30 ml ले लिया HNO3, तो टोटल वॉल्यूम V फाइनल क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30। क्लियर। और ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक। कभी कभी नेचर भी पूछते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो। भाई सारे एसिड मिक्स कर रहे हो तो फाइनल भी तो एसिडिक ही नेचर रहेगा ना, उसका एसिड ही रहेगा। अब यही सेम केस है बेस में। बेस में भी अगर मान लो नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ, तो सेम चीज है। ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ दे रहे हैं और वॉल्यूम को जोड़ दे रहे हैं, और वॉल्यूम को जोड़ दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद एसिड बेस बताते हैं। ठीक है, जैसे बोला इन्होंने 0.01 नॉर्मल 20 ml H2SO4 is mixed with 0.02 normal HCl 40 ml and 0.03 normal HNO3 30 ml, ठीक है, या 40 ml। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी। तो आपको पता है, आप क्वेश्चन देख के पहले समझोगे कौन सा टाइप है। तो क्वेश्चन आपने देखा तो इसमें देख रहे हो आप H2SO4, HCl, HNO3 तीनों एसिड है,
तो एसिड का केस है तो सीधे सीधे हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, NF इज इक्वल टू 3 एसिड है तो 3 बन जाएगा, ये फॉर्मूला लगाना है। पहला एसिड कौन सा है, H2SO4, उसके लिए नॉर्मेलिटी दी हुई है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। दूसरा एसिड HCl है, 0.02 नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम 40। और तीसरा एसिड कौन सा है, HNO3, इसके लिए दिया हुआ 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 40। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 20 प्लस 40 प्लस 40। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा, सब लोग क्लास में हैं? यस मैम। हाँ तो मल्टीप्लाई करके बताओ ना, मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी सॉल्व करें फिर। एक एक का बता दो फिर ऐड कर दो। नीचे तो आ गया 100, ऊपर आ गया ये 0.01 और 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका 0.2 आएगा क्या? यस मैम। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 0.8। और तीसरे वाले में 1.2। 1.2। अच्छा, अब ये कितना आ गया, 1.2, 0.8 आ गया, 2.2 आ गया ना। तो आंसर आ गया अपना N फाइनल 2.2 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर ऐसे लिखोगे तो इतना आ जाएगा ग्राम EQ पर लीटर। क्लियर है बात सबको? यस मैम, यस मैम। विदुषी क्लियर हो गया? विदुषी क्लास में नहीं है क्या? अब देखो जैसे बेस का केस होता है, बोल नहीं रही ना, बेस का केस, अच्छा बेस का अगर केस होगा तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा अगर सारे आपके बेसेस हैं, ठीक है। जैसे NaOH, KOH, COH, OH को 3 बेस 4 बेस जिसको भी मिक्स कर रहे हैं फॉर्मूला यही लगेगा। अब तीसरा केस आता है एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग रिएक्शन। हाँ, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, N/V निकालते हैं, किसका, एसिड का, और N/V निकालते हैं हम लोग बेस का, और फिर देखते हैं कि किसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मान लो N/V एसिड का अगर ज़्यादा है N/V बेस, ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई कि फाइनल सॉल्यूशन होता है एसिडिक, जिसका N/V ज़्यादा होगा वैसा ही आएगा फाइनल सॉल्यूशन का नेचर। और ऐसे सॉल्यूशन के लिए, अरे यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए अगर आपको N फाइनल निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, भाई इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। N/V अगर एसिड का ज़्यादा हो गया
n इंटू वी बेस से। तो पहली बात ये हुई कि फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, जिसका n इंटू वी ज़्यादा है वैसा ही सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक नेचर में। फिर उसके बाद अगर आपको n फाइनल कैलकुलेट करना है तो n फाइनल इज इक्वल टू होगा n इंटू वी ऑफ एसिड माइनस n इंटू वी ऑफ बेस डिवाइडेड बाय V1 प्लस V एसिड प्लस V बेस। एसिड का वॉल्यूम प्लस बेस का वॉल्यूम। और दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर n इंटू वी ऑफ बेस ज़्यादा हो जाए एसिड से, तब फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। जिसका n इंटू वी ज़्यादा वो वैसा ही फाइनल सॉल्यूशन होगा। और n फाइनल निकालना है तब क्या करेंगे, जो चीज़ ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस करना है। n इंटू वी बेस माइनस n इंटू वी एसिड डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी। क्लियर है? यस मैम। और एक केस और बन सकता है, अगर दोनों के सेम आ गए, दोनों का क्या आ गया, न्यूट्रल होगा। तब क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, न्यूट्रल। ठीक है, नॉर्मेलिटी कुछ बचेगी नहीं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर क्लास को करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कर लो। 0.01 नॉर्मल HCl 20 ml 0.03 नॉर्मल H2SO4 50 ml is mixed with 0.04 normal NaOH 30 ml. Calculate NF, फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है, एंड नेचर। तो क्वेश्चन को देख के हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि दो एसिड हैं और एक बेस है। ठीक है, एसिड कौन कौन से है, HCl है और H2SO4 है, और बेस कौन सा है, NaOH। इतना तो सबको क्लियर है। तो सबके n इंटू वी निकाल लेते हैं और एसिड के n इंटू वी को प्लस भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों एसिड है। तो HCl का अगर n इंटू वी निकालो तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 20 आ जाएगा, और इसका निकालो तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 50 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 0.2 आ गया मल्टीप्लिकेशन, और ये कितना आ जाएगा 1.5। अब इन दोनों का टोटल कर लो, वही तो टोटल एसिड होगा। n इंटू वी ऑफ एसिड अगर करना है तो टोटल करना पड़ेगा HCl का और H2SO4। तो पहला था 0.2, दूसरा था 1.5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। क्लियर है सबको? yes, ma'am. अब बेस का निकाल लेते हैं। बेस के लिए 0.04 और 30 ml दिया था, n इंटू वी कर दिया बेस का, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1.2। अब आप देख पा रहे हो इसके लिए कितना आया टोटल, एसिड के लिए 1.7 और बेस के लिए कितना आ गया 1.2 आ गया। एसिड का ज़्यादा दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं ना? तो पहला आंसर हो गया। फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा,
एसिडिक, क्योंकि जिसके MEQ ज़्यादा है वही सॉल्यूशन होगा पानी। अब N फाइनल भी निकाल लेते हैं। N फाइनल क्या होगा, जिसका ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो। यहाँ पे देखो NV ऑफ एसिड था 1.7, ये है 1.2, और वॉल्यूम टोटल देख लो, सारा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 3 चीज़ें मिक्स की गई है ना, तो 20 ml, 50 ml और 30 ml। ये 100 आ गया टोटल ना। सॉल्व कर लेंगे। 0.005 आंसर ऊपर लिख देते हो। ये कह रहे हो ना, वो लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्या? ग्राम EQ पर लीटर। हाँ, लीटर में कन्वर्ट, लीटर की कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है बताएं? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो, नीचे भी ml में वॉल्यूम ले रहे हो, तो वॉल्यूम की यूनिट कट जाएगी। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर सबको लीटर में एक एक करके कन्वर्ट करो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको ऊपर भी वॉल्यूम आ गया, नीचे भी वॉल्यूम आ गया, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला? यस मैम। ये एसिड Yes, और ma'am. बेस की मिक्सिंग का था, है ना। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ और करेंगे। इसके क्वेश्चंस कंसंट्रेशन के टर्म्स ख़त्म हो गए, और मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि विदुषी को भी पढ़ना था, हेमांग को भी पढ़ना है। मैम मैम इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज में कौन सी होती है केमिस्ट्री में? फ्रीक्वेंट यूज में नॉर्मलिटी पोलरिटी ज़्यादा यूज होती है प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन में तो कोई भी दे सकते हैं, समझ गए। Yes, ma'am. सॉल्यूशन तो नॉर्मल या मोलर में यही यूज होता है, ठीक है। दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिसिन जो बनती हैं, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है। जैसे कोई भी सिरप वगैरह होती है ना, तो उसमें देखो वेट बाय वॉल्यूम दिया रहता है, लिखा रहता है। अगर आप कोई भी टैबलेट वगैरह पढ़ो तो उसमें परसेंटेज, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। घर पे तो यही देख सकते हो आप सॉल्यूशन फॉर्म में, और कुछ तो देख नहीं सकते ऐसा कुछ, है ना। मेडिसिन, बाकी चीज़ों पे स्पेसिफिक ऐसा परसेंटेज देते भी नहीं, लेकिन मेडिसिन्स पे देते हैं कि कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है, वो चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप घर पे ये देख सकते हो, लैब में नॉर्मेलिटी मोलरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सब